जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं IBPS जो आपका सिलेक्शन बोर्ड है बैंकिंग लाइन का, उसके बारे में। अभी अभी आप सभी को पता होगा कि आज ही रात में ये नोटिफिकेशन आया था और काफ़ी अच्छी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें बहुत सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम जो IBPS के तहत जो वैकेंसी निकली हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, उनके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हैं, पूरी उसकी डिटेल प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसमें लास्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, कितनी वैकेंसी निकली है, कब से इसके लिए अप्लाई होगा, कब से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बोर्ड है इसका नाम है इंडियन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये IBPS नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सिर्फ यही है कि जो आपकी भारत के अंदर जितनी भी ग्रामीण बैंक हैं उनके जो है उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उनमें सिलेक्शन प्रोसेस को पूर्ण करके और भारतीय ग्रामीण बैंकों को अच्छे कर्मचारी उपलब्ध कराना, यही इसका कार्य है, ठीक है। तो आज हम इसके पूरी जो नोटिफिकेशन अभी निकला है 2024 का, कितनी वैकेंसी आई हैं और क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि इसकी सारी जो डेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, ठीक है। इसकी सभी डेट्स पूरी क्लियर होती हैं, एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक सारी चीज़ें बिल्कुल कैलेंडर में क्लियर दे रखी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ करके और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेने वाली है, बहुत कम कंपटीशन इस लाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही कम बच्चे तैयारी करते हैं और थोड़ी सी भी अगर आपकी स्पीड ठीक है रिटन एग्जाम की तो आप इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे आज हम पूरे एक एक प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि पहले ही क्लियर कर दी गई हैं कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप एक एक करके मेरे साथ जानेंगे कि कब क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये डेट है 7/6 से लेकर के 27/6 तक, यानी कि 7 जून से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं आज से ही, और 27 जून तक आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। 7 जून से लेकर के 27 जून, यानी कि लगभग 20 दिन इसकी साइड चलेगी। 20 दिन में आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके बाद फीस की बात करें, फीस कब तक पे करोगे, तो फीस भी आप 27 तारीख तक ही पे करोगे, ठीक है। 7 से 27 जून तक ही आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, एक PET प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है जो कुछ स्पेशल कैंडिडेट के लिए कराई जाती है। इसका जो कॉल लेटर आएगा वो जुलाई में आपका कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये प्री ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट कब कराई जाएगी, तो ये 22 जुलाई से 27 जुलाई तक कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होगा PET जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 जुलाई से 27 जुलाई तक ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ ही कैंडिडेटों के लिए स्पेशली लागू होता है। हम बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका प्राइमरी एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम, शॉर्ट लिस्ट स्क्रीनिंग एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, ये आपका इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो जुलाई या अगस्त में आ सकते हैं, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में। और ये आपका जो प्री एग्जाम होगा वो कब होने वाला है, इसमें 2 एग्जाम होंगे आपके, मैं बता दूं आपके लिए। आगे भी हम बात करेंगे कि किस एग्जाम का क्या सिलेबस है और किस प्रकार से आप उसकी तैयारी कर पाओगे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ठीक है। अब इसका जो प्राइमरी एग्जाम होने वाला है प्री एग्जाम, वो आपका अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा, अगस्त के जो है सेकंड वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसकी भी डेट क्लियर है। उसका जो रिजल्ट है आपका वो अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसका, प्री एग्जाम का, ठीक है। अब अगर हम मेंस की बात करें, मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम के जो आपका एडमिट कार्ड है वो सितंबर में जारी होंगे, लास्ट वीक में, ठीक है। कब जारी होंगे, सितंबर लास्ट वीक में जारी होंगे। और इसका जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर सितंबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम की बात हो गई, मेंस एग्ज़ाम जो होगा दूसरा वाला। और फिर इसके बाद इसकी रिजल्ट की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आ जाएगा वो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद
कुछ पोस्टें ऐसी हैं इसमें जो हम बात करेंगे अलग अलग पोस्टों के बारे में भी, जिनका आपका इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू वाली पोस्टों के लिए क्या होगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और जिनका इंटरव्यू नहीं है उनका अक्टूबर में रिजल्ट आकर के वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कब? जनवरी में। ज्वाइनिंग सबको एक साथ मिलेगी। मैं आपको ज्वाइनिंग की डेट भी बता दूं, देखिए लिखा आ रहा है प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। सभी जो भी पोस्ट हैं सभी पोस्टों के लिए 1 जनवरी 2025 को आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आईबीपीएस की सारी डेट बिल्कुल क्लियर होती हैं और इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी लागू होती है तभी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई भी बदलाव इनमें देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर ही ये भर्ती रहने वाली है, सारी डेट बाई डेट काम इसमें होता है, ठीक है। तो आपके सामने सारी डेट क्लियर है, आपको कोई भी टाल टूल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए तुरंत अपना फॉर्म इसके लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। आगे और हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, एग्जाम फीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला, तो हमने बात करी अभी तक इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में और सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी किस किस जो है बैंक के अंतर्गत निकली है, ठीक है। अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम किन किन बैंकों में जॉब पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप सभी के मन में एक सवाल रहता होगा कि अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी जो जॉब लगेगी वो किन बैंकों में लगेगी, ठीक है। तो एक एक करके मैं सभी बैंकों के बारे में आपको बता दूं कि किस किस बैंक के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। दूसरी है आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ठीक है। तीसरी है आपकी अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ठीक है। आर्यव्रत बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, और आपकी वनगिया ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, और आपकी चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इलाक़ाई देहाती बैंक, ठीक है। ये इतनी बैंकें हैं। और भी हम आगे बैंकों के बारे में बात करेंगे, कुछ बैंकें और भी हैं अभी। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, और ये पुंडवी भरतियार ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल बैंकें हैं, ठीक है। ये सारी टोटल 43 बैंक हैं जिनके लिए आपका नोटिफिकेशन निकला है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उत्कल ग्रामीण बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपकी बैंकें हैं जिनके लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इतनी बैंकों में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये एक हेड ऑफिस भी दे रखे हैं, कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है ये भी इसमें दे रखा है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, आपकी किस पोस्ट के लिए क्या एज रखी गई है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा टोटल वैकेंसी कितनी ली है। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। उससे पहले हम एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है, ठीक है। तो एज लिमिट की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे एज लिमिट की हम बात करते हैं तो देखिए ये ग्रुप बी की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए जो है ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें कौन सी पोस्ट निकली है, उसमें निकली है आपकी किसकी, असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा पद हैं, लगभग 5000 प्लस पद इसी के लिए निकले हैं, ठीक है। कितने, 5000 प्लस किसके हैं, 5000 प्लस पोस्टें किसकी, ऑफिस असिस्टेंट की। इसके लिए हम एज की बात करें तो इसमें एज रखी गई है आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 वर्ष, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर दे रखी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/6/1996 से 1/6/2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है।
2 जून से लेकर के 2 जून 1996 से 1 जून 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनके लिए अलग से छूट भी दी गई है, ठीक है, उनके कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट की। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है, इनमें क्या क्या एज रखी गई है। तो इसमें जो आपकी ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो रखी गई है वो आपकी अबाव 18 से, यानी कि 18 से अधिक होनी चाहिए और 30 ईयर से कम होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी एज रखी गई है, 18 से 30 वर्ष, ठीक है। ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर की पोस्ट के लिए कितनी एज रखी गई है, 21 से 32 ईयर, ठीक है। और स्केल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए कितनी रखी गई है, 21 से 40 ईयर। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट हैं, इनमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और अच्छी आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें, सबसे अच्छी बेस्ट वो जॉब वही रहने वाली है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एज की बात, मैंने आपको बता दी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 पोस्ट, मैनेजर के लिए 21 से 32 ईयर और सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 ईयर एज रखी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो क्वालिफिकेशन है। आप सभी को इसके लिए बहुत देर से इंतजार होगा कि सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो देखिए क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल ही है, यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं मांगी गई है, कोई डिप्लोमा वगैरह आपके वो नहीं मांगा गया है, सिर्फ नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है आपको। तो आप देख सकते हैं अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर 1 बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, BSc हो, BCom हो या फिर BTech हो, BE हो या BA हो, कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री, ठीक है। साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एंड पार्टिसिपेट बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB, ठीक है। आप जिस भी क्षेत्र के लिए भर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र या जिस भी बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक की आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए क्षेत्र की, ठीक है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश आना जरूरी है। हिंदी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, तो हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर काम करने का आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। इनके सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाएंगे आपके पास, बस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और आपके पास अगर आप जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्षेत्रीय लैंग्वेज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी ऑफिस असिस्टेंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी जो मांगी गई है वो क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसके लिए आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किससे, एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियर, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपके पास जो है वो होनी चाहिए क्या, बैचलर डिग्री। साथ में आपके पास लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया असिस्टेंट मैनेजर। ऐसे ही आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी कि मैनेजर के लिए भी आपके पास एग्रीकल्चर क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में जो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से, ठीक है। ऐसे ही मैनेजर के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर आप जनरल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं कि आपके पास सिर्फ जनरल है, BA BSc BCom वगैरह है, तो आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई करो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बाकी पोस्टों में एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़्यादा वो आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली नोटिस के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो ऑफिस स्केल या ऑफिस असिस्टेंट सभी के लिए यहाँ पर सेम फीस रखी गई है, सभी पोस्टों के लिए कोई अलग अलग फ़ीस नहीं है, बस कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस है। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस देनी होगी वो 175 रुपये देनी होगी। कितनी, 175 रुपये फीस देनी होगी। किसके लिए, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, आप OBC हैं या जनरल कैंडिडेट हैं या फिर जो भी EWS हैं, तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, इसके लिए 850 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। इसकी जो फॉर्म फीस है वो 850 रुपये है जनरल, EWS और OBC के लिए। SC ST और PWD के लिए 175 रुपये। महिलाओं के लिए हैं, कोई भी फीस अलग से नहीं है, जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो उसी कैटेगरी की फ़ीस आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। तो ये हो गई एग्ज़ाम फ़ीस की बात।
अब आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 2 एग्जाम होंगे, एक आपका प्री एग्जाम, दूसरा आपका मेंस एग्जाम। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसके लिए सिर्फ सिंगल एग्जाम होना है, जो कि बड़े लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके प्री एग्ज़ाम में 40 नंबर के 2 सेट होंगे। 40 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, ठीक है, और 40 की आपकी क्या होगी, 40 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 40 की आपकी जो है मैथ होगी, ठीक है। टोटल होंगे क्वेश्चन 80 और नंबर होंगे आपके 80। समय मिलेगा आपको 45 मिनट। ये हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट का प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपके टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 40 रीजनिंग और 40 मैथ, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 नंबर के, समय मिलेगा आपको 45 मिनट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो टाइमिंग का होता है, ठीक है। पेपर बहुत आसान आता है, कोई भी ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता, लेकिन टाइमिंग में दिक्कत होती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट के लिए, जो आपकी क्या है, ऑफिस स्केल की, यानी कि जो ऑफिस स्केल 1 की पोस्ट है, मैनेजर पोस्ट की, तो उसमें भी आपकी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और मैथ के 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 80। समय 80 होगा प्री एग्जाम में, और आपका जो है 45 मिनट आपको समय मिलेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 80 नंबर और समय 45 मिनट, ठीक है। तो ये आपका प्री एग्जाम सेम रहने वाला है दोनों पोस्टों के लिए, मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, ठीक है, तो मेंस एग्जाम में क्या होने वाला है आपका, मेंस एग्जाम के भी बारे में देख लेते हैं एक बार। मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, ये आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। रीजनिंग आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल आंसर जीके के 40 क्वेश्चन, और आपके जो है इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये ऑफिस असिस्टेंट को हो गया। सेम इसी प्रकार से आपका ऑफिसर स्केल यानी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए भी यही है। 40 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के होंगे, सिर्फ लेवल अलग होगा, 2 घंटे का समय होगा, ठीक है। तो ये आपका मेंस एग्जाम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में है, तो वो भी हम बता देते हैं कि कितने की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लें, ये कुछ सिंगल लेवल के एग्जाम है, जैसे ऑफिसर से लेकर सीनियर मैनेजर और मैनेजर स्पेशलिस्ट, तो उनके लिए ये सिंगल एग्जाम होना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रॉन्ग आंसर यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी दोनों एग्जाम में रखी गई है, चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो। तो नेगेटिव मार्किंग आप देख पा रहे हैं, ये आपकी दे रखी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 इसको बोलते हैं हम। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 सही करते हैं तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया क्या कि आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रखी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर की। एग्जाम जो सेंटर आपके कहाँ का रखे गए हैं, किसका कहाँ सेंटर होगा, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन में जाकर के अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपका किस स्टेट में क्या एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखा गया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किसका, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके जो सेंटर रखे गए हैं, प्री एग्जाम जो आपका होना है वो कहाँ कहाँ होगा, वो आपका आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और वाराणसी। ये आपके प्री एग्जाम सेंटर हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका जो है कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ पर आपके मेंस एग्जाम होंगे 3 जगह। यूपी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 3 सेंटर पे होगा, कानपुर में, लखनऊ में और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। आप इसमें से कोई भी एग्जाम सेंटर फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस सेंटर पर आपका एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई। अगर कोई इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट और रह गया है आपका तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सारी आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सभी मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी IBPS से संबंधित, जो भारतीय ग्रामीण बैंक में जो नोटिफिकेशन निकला है, जो वैकेंसी निकली है, उससे संबंधित जो वैकेंसी थी वो मैंने टोटल बता दी आपको सारी। अब एक टॉपिक रह गया है आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि आप बोलोगे कि सर आपने वैकेंसी तो बताई नहीं।
तो मैं बता दूं इसमें 9,000 प्लस वैकेंसियाँ आपकी निकली हैं टोटल, ठीक है, जिसमें 5,000 प्लस वैकेंसी आपकी किसकी हैं, 5,000 सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की हैं और बाकी 4,000 प्लस जो है असिस्टेंट मैनेजर वगैरह सीनियर मैनेजर इनकी पोस्ट हैं, ठीक है। तो 9,000 प्लस वैकेंसी हैं और अगर आगे अभी वैकेंसी और बढ़ने की संभावना है, ये 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी हो जाएंगी क्योंकि कुछ बैंकों ने अभी अपना डाटा नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी से आशा है कि आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।